जय हिंद साथियों। आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण सर के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 तक के सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर के सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहे हैं। पहला कथन है कि लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरा स्थल की खोज हुई है। तो ये सही बात है। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उस समय जो खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई करने के दरमियान में वो हड़प्पा नगर का जो ईंट था वो ईंट निकला था, और वो सब ईंट जो है वो रेलवे लाइन के पटरी बिछाने में काम आया। वो रेलवे लाइन के पटरी पर ही सारा ईंट बिछाया गया, क्योंकि वो ईंट जो थे बहुत मजबूत थे। फिर 2 नंबर में हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो ये सत्य है। वो हड़प्पा स्थल जो है वो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में चला गया अभी। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो 1 और 2 दोनों में सही है, तो कौन सा? ऑप्शन सी सत्य है। अब इसका एनसीईआरटी का जो लाइन है वो पढ़ लेते हैं। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। आधुनिक यानी कि अभी के समय में कहाँ से है? पाकिस्तान में है ये हड़प्पा पुरा स्थल। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो वो खंडर में क्या? खंडर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर जो था वो खंडर जैसा दिखता था, तो वहाँ पर अच्छी ईंटें मिली, मजबूत ईंटें मिली। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटों उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई गई। ठीक है, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जो इमारतें थी वो पूरा का पूरा नष्ट हो गई। वो किसके चक्कर में? रेलवे लाइन बिछाने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पर हड़प्पा नगर का जो ईंट था बहुत मजबूत मजबूत था। क्वेश्चन नंबर 2 में करा, निम्न में हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? ये कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए से सत्य है। तो चलिए एनसीईआरटी का पॉइंट लाइन देख लेते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, ये खंडहर जो हड़प्पा नगर जो थे वो पुरानों में से एक है, पुरातत्वविद ने जब पता चला तो। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक है, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, जो भी वहाँ पर चीज़ें वस्तुएं मिली वो क्या कहा? उसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुई थी। ठीक है, लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यह था क्वेश्चन नंबर 2 का इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की नगरों की विशेषता क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? किसका? हड़प्पा सभ्यता नगर का। पहला नंबर में, इस सभ्यता के कई नगर पश्चिमी भाग और पूर्वी भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं सही नहीं है। ये तो सही है। ठीक है, तो इस सभ्यता के कई नगर पश्चिमी भाग में भी, हड़प्पा सभ्यता कहाँ? पश्चिमी भाग में भी है और पूर्वी भागों में भी बटी हुई थी। ठीक है, तो ये तो सत्य है। यहाँ सही नहीं ढूंढना है। बी नंबर में, इस सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले वाले भाग को निचले नगर कहा गया। तो ये भी सत्य है। जो पढ़ाए, जो एनसीईआरटी में जो पढ़ाए हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र में है, जो ऊंचाई क्षेत्र में जो थे वो पश्चिमी क्षेत्र में था, जो कि नगर दुर्ग कहा गया था, और जो पूर्वी क्षेत्र में रहते थे वो निचले नगर कहा गया था। इस सी में क्या है? इस सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ये जो इमारतें बनी हैं
तो वो पक्की ईंटों से बनी है, कच्ची ईंटों से नहीं। ये तो रंग है। सी नंबर। डी में हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता, ये तो सत्य है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सत्य क्या सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। सही है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो नगर दुर्ग था वो पश्चिम क्षेत्र में था, छोटा था लेकिन ऊंचाई में क्षेत्र में था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी यों पक्की ईंटों की बनी जाती थी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए। निम्न में से किस स्थल से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है? तो हम लोग पढ़े हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है, जो कि तालाब कहा गया है। और जो ये विशाल स्नानागार जो मिला था, ये इसका जो लंबाई चौड़ाई था वो 11.88 इंटू 7.01 मीटर था। ठीक है, ये भी याद रखना है। सॉरी, ये यहाँ लिखना था। इसका जो लंबाई चौड़ाई था 11.88 इंटू 7.01 मीटर था इसका। ये लंबाई चौड़ाई हुआ, लेकिन गहराई क्या था? गहराई था 2.43, यानी कि 2.43 इसका क्या था? मीटर गहराई था। ठीक है, ये गहराई था। चलिए, तो क्या होगा? विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, जो कि 11.88 इंटू 7.01 मीटर है। फिर इसका जो पॉइंट दिया गया है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। सही है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्न में से किस स्थल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? चलिए, कौन सा स्थल था जो कि अग्निकुंड का मिला था? अग्निकुंड जो कि वहां पर आग जलाया हुआ मिला था। ये लोथल में भी था और कालीबंगा में भी था। याद रखना, कालीबंगा में क्या मिला था? और भी आग का जलाया जलाया हुआ तो मिला ही था, लेकिन कालीबंगा में चूड़ी भी मिला था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ए और बी किस में है? डी में। ए और बी दोनों सही है। अब इसका देख लीजिए। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो अग्निकुंड जो मिले हैं, यहाँ पर क्या किया जाते थे? यज्ञ किए जाते थे, तभी तो अग्निकुंड है। ठीक है, लोथल में भी, और कहाँ? कालीबंगा में भी। ये याद रखना है। और और क्या कालीबंगा में और क्या मिले थे? ये भी याद रख लीजिएगा, चूड़ियाँ। और चूड़ी भी कौन सा कलर का? काली चूड़ी। काली चूड़ी चूड़ी मिला था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 नंबर में क्या करें? निम्नलिखित को मिलान करें। चलिए, निम्नलिखित को मिलान करें। तो क्या है इसमें? हड़प्पा। हड़प्पा में क्या मिला है? R37 में मिला है, कब्रिस्तान। ठीक है, R37 हड़प्पा में, R37। मोहनजोदड़ो अभी पढ़े, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? स्नानागार। उसके बाद सी कालीबंगा। कालीबंगा सी
सी में क्या मिला है, यानी कि कालीबंगा में क्या मिला है, मुहारे भी मिला था इसमें। ये ना ही चूड़ी दिया है और ना ही मतलब ये यज्ञ हवन क्या हुआ जो यज्ञ है, कुंड अग्निकुंड जो है ये भी नहीं दिया है। तो और क्या मिला था, मुहारे भी मिला था। लोथल, लोथल में क्या मिला है, बंदरगाह, लोथल में बंदरगाह मिला है। तो ये हो गया, ये कर लीजिएगा। चलिए अब इसका पॉइंट है, चलिए यहाँ तक। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो के में खास तालाब बनाया गया था, अभी जो पढ़े, ठीक है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। और अभी तुरंत हम लिखा दिए हैं कि इसका जो लंबाई चौड़ाई है 11.88 इंटू 7.01 मीटर, ठीक है। किसका, वो तालाब का और स्नानागार का। और गहराई कितना है, 2.43 मीटर है, याद रखिएगा इसको। तो ये बोला कि तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, ठीक है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। याद रखना, प्लास्टर का जो इस्तेमाल किया गया था वो किस रूप से कौन सा प्लास्टर इस्तेमाल किया गया था, चारकोल, इसमें दिया होगा अभी। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि प्लास्टर जो किया गया था उसके ऊपर क्या चीज़ चढ़ाया गया था, चारकोल चढ़ाया गया था। अभी के समय में जैसे सीमेंट चढ़ाते हैं उसी तरह उस समय में चारकोल था, जो कि कोई रस और जो गोंद जैसा रस था उसमें, और वही कुछ मिलावट करके उसमें चढ़ाया जाता था। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, ठीक है। एक उत्तर और एक दक्षिण साइड में उतरने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी। और फिर सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, और चारों ओर क्या, कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब उपयोग हो जाता था उसके बाद क्या, खाली कर दिया जाता था। फिर शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, हमेशा नहीं, वो जब विशेष अवसर कुछ मिलता था उस समय मतलब यहाँ पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, अभी पढ़ा है। कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं, अग्नि कुंड। और कालीबंगा में काली रंग का चूड़ी भी मिला है, ठीक है। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जब अग्निकुंड मिला है तो क्या, यज्ञ करते होंगे तभी अग्निकुंड मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा हड़प्पा में क्या मिले हैं, 4 मुहारे मिले हैं। हड़प्पा स्थल पर मुहारे और अन्य कलाकृतियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं, स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। और हड़प्पा में क्या मिला, R37 कालीबंगा में मिली कब्रों में से कुछ पर R37 नंबर लिखा था जो उन्हें पहचानने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद लोथल, लोथल बंदरगाह। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह शहर है और यहाँ एक गोदी भी मिली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक ज्ञात बंदरगाह है और यहाँ पर एक गोदी भी मिली है। कालीबंगा मुहर है, कहाँ पर, ये लोथल बंदरगाह का बात हो रहा है। अब कालीबंगा में क्या मिले हैं, मुहरे भी मिले हैं। कालीबंगा में क्या क्या याद रखना है, पहला नंबर में अग्निकुंड, दूसरे नंबर में चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ भी मिली हैं, और तीसरे नंबर में मुहरे भी मिली हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये पॉइंट था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का,
निम्न में से सही कथन का चयन करें। इसमें भी सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। पहला, हड़प्पा सभ्यता में गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने हो जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ये सब बने आते थे, ये सत्य है। उसके बाद 2 नंबर में, इस सभ्यता के लोग धातुओं की मोहर बनाते थे जिस पर पक्षियों का चित्र हुआ करता था। नहीं, ये गलत है। इस पर पक्षियों का चित्र नहीं होता था, इस पर कुछ लिपि लिखा जाता था और उसमें वहीं के जानवरों के कुछ चित्र होते थे। अब इसका पॉइंट, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। ये भी सत्य था। ठीक है, अगर वहाँ नहीं थे कुछ चीजें, वस्तु, तो क्या दूसरे क्षेत्र में दूर दूर जा करके वहां से क्या करते थे, मंगवाते थे अपने नगर को निर्माण करने के लिए। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों की को अपने पास रखते होंगे। ठीक है, इन नगरों में अब देखिए, आभूषण सोने चांदी से, मनकों किसे कहते हैं, 2 तरह का मनका रहता है। एक मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको मनका कहता है, और दूसरा होता है कि माला जो पहना जाता है ना, तो उसमें जो धागा में जो मोती, अभी मोती कहते हैं उसको, उस समय मनका कहता था। तो मोती जो रहता था उसको भी मनका कहते हैं। तो वही बोला कि मनका और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इस नगर में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। ठीक है, यानी कि जो बच नहीं, सभी चीज पर लिखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। ठीक है, किसका, पत्थर की, आयताकार। ठीक है, पृष्ठ 25 में मुहरों पर सामान्यतः, ये पृष्ठ 25 जो है ना, एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक हम पढ़ा रहे हैं, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के एनसीईआरटी बुक भी पढ़ सकते हैं। अध्याय 3 का उसमें डाल दिए हैं। मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, कहाँ, हड़प्पा नगर के लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन था। क्वेश्चन नंबर 8 में, हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किस रंग का प्रयोग करते थे? तभी पढ़े तुरंत, कौन सा, काला। तो ऑप्शन बी, इसका पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए किस प्रकार किस प्रकार किस पत्थर से बने बाट का उपयोग किया जाता था? ठीक है, ये कौन सा बाट का था, चाट पत्थर का। चाट पत्थर का जो बाट बनता था उसी का बाट बनता था। कौन सा, चाट पत्थर का ही बाट बनता था। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, इसमें नहीं दिया है, एनसीईआरटी बुक में दिया है, इसमें तो नहीं दिया है, ये दिया है यहाँ पे। तो ये बाट होता है आयताकार का, चौकुट होता था। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया था। याद रखना इसको कि बाट जो बनाता था उस समय में कौन सा पत्थर से बनाता था, चाट पत्थर से बनाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हैं कि चाट पत्थर का बना हुआ बाट जो है इस तरह का है। अब क्वेश्चन नंबर 10, जो किसी खास चीजें को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ, जिसको बोलते हैं प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। कोई भी कार्य करने से पहले जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग अगर पूरा हो गया, ट्रेनिंग लेते ही नहीं है मतलब कि ट्रेनिंग अब ये नहीं कि अधूरा छोड़ के छोड़ दें, तो उसको विशेषज्ञ नहीं कहेंगे। अगर ट्रेनिंग पूरा हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो उसको हम क्या कहने लगेंगे, विशेषज्ञ कहने लगेंगे। तो याद रखना है इसको।
तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो निर्माण हुआ था वाट का, मोहर का, ये सब कौन करते थे? तो वही बोल रहा है कि अधिकतर वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज के को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना। मनके मतलब वही मन का, या तो गला का जो हार है उसको चमकाना, या तो जो उस समय घड़ा बनता था उसको चमकाने के लिए। हालांकि यहाँ पर मनका जो है ना, चमकाना यानी कि वो हार ही होगा, मनका का अर्थ हार। या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी वो मुहर जो बनता है उसमें लिखा होता है ना, तो उसको वही पच्चीकारी आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, यानी कि कोई विशेषज्ञ ही बना सकता है। इसमें मूर्ति नहीं दिया है, वो एनसीईआरटी बुक में मूर्ति दिया है। तो वही बोला कि ये सब जो कार्य कर रहे हैं, जो बना रहे हैं हाथ से, तो वो कोई आम व्यक्ति नहीं बनाया है। जब तक वो विशेषज्ञ, जब तक वो प्रशिक्षण नहीं किए हैं, तब तक वो नहीं बनाए हैं। तो उस समय भी प्रशिक्षण होता था। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये सही है कि ये तो पत्थर और शंख तो प्राकृतिक रूप में है, लेकिन फेयंस जो है ये किसके रूप में तैयार किया जाता है? कृत्रिम रूप के में, यानी कि मनुष्य ही बना सकता है, वो प्राकृतिक से नहीं बनता है। तो ये सत्य है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग में नहीं है, ये के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर तक निर्यात करते थे। नहीं, ये गलत है, निर्यात नहीं होगा, ये क्या करते थे? आयात करते थे, यानी कि दूसरे क्षेत्र से दूर दूर से क्या हड़प्पा के लोग मंगवाते थे वहाँ। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य और असत्य, ये तो सत्य था और ये असत्य है। तो दो, यानी कि बी, केवल बी असत्य है। ठीक है, इसका डिस्कशन। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फयंस के कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फयंस से मनके, चूड़ियाँ, पालें और छोटे बर्तने बनाए जाते थे। मतलब मिट्टी, बालू और गोंद मिला करके एक मिक्स करके एक, मतलब कि मिट्टी ऐसा बना लेता था, और वहाँ से फिर क्या सब चीज़ उसका वस्तु का बनाता था। जैसे चूड़ियाँ भी उसी से बनता था, लाइट टाइप का बना लेता था, उसी से चूड़ियाँ बनाता था, उसी से बर्तन भी, और सब चीज़ उसी से बनाता था। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, उसको सही में कच्चा माल कहते हैं। फिर उस कपास से फिर सूत निकलता है, सूत से फिर क्या वस्त्र का निर्माण होता है, जिसमें बाद में कतई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। यही अभी बताए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निम्न में से कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था? कहाँ मिला था कपास? सबसे पहली बार जो कपास का खेती साक्ष्य मिला था ना, मेहरगढ़ में मिला था, जो कि बताए थे क्लास 6, ये अध्याय 2 में ही बताए थे, एनसीईआरटी में बताए थे, किसी में बताए थे, लेकिन बताए थे कि मेहरगढ़ में जो है जौ या गेहूं का सबसे पहली बार साक्ष्य वहीं पर मिला है, खेती वहीं पर होता था। उसके साथ ही साथ कपास का भी खेती मेहरगढ़ में ही होता था। तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी ऑप्शन ए दिया है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से
कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, क्या क्या मिले हैं? जो मोहनजोदड़ो में मिले जो है ना, वो कपड़ा का टुकड़ा मिला है और उस कपड़ा में चांदी का, उसमें एक फूलदार, जैसे चांदी का जो है कपड़ा में फूल बना करके उसमें चिपका देता है, तो उसी तरह वहां पर फूलदार चिपकाया हुआ मिला था। और के ढक्कन, फूलदार के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं, कुछ अन्य ढक्कन मिला है किसका? तांबे का। तांबे का भी कुछ मिला है, थोड़ा सा उलट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि चांदी का जो है वो कहाँ, किसमें? साड़ी का जो टुकड़ा मिला है उसमें दिया गया है फूल जैसा बना करके। और ढक्कन, जो तांबे का ढक्कन जो मिला है ना, वो भी कहाँ मिला है? वहीं पर मिला है, मोहनजोदड़ो में ही। ठीक है, मिले हैं पक्की ईट, मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, तो तकलियां, तकलियां मतलब जो सूत काटता है, जो तकली पहले चकली जैसे होता है चरखा ना, तो उसी तरह चरखा से भी छोटा होता है तकलियां, तो वो भी मिला है। फैन से बना हुआ तकली मिला है। ठीक है, जो कि सूत कटाई का संकेत देता है कि उस समय भी सूत निकलता था, सूत कटाई होता था। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा के लोग का आयात, तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज राजस्थान हो गया है से करते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। एक राजस्थान से करते थे और एक तांबे ओमान से भी करते थे, आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, कांसा बनाने से पहले क्या मिलाए जाते हैं तांबे में? टीन मिलाए जाते हैं, का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से मंगवाते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। यहाँ असत्य बोल रहा है। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन करें। 1 नंबर में क्या बोल रहा है? हड़प्पाई लोग पश्चिम एशिया देश ओमान से तांबे का निर्यात करते हैं। अभी तो पढ़े कि ओमान से क्या? ओमान से भी तांबे आयात किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि असत्य कथन का चयन करें। तो हड़प्पाई लोग पश्चिम एशिया देश पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, असत्य कथन। हड़प्पाई लोग पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे। नहीं, ये तो निर्यात नहीं करते थे, ये क्या करते थे? आयात करते थे, तो ये गलत है। ठीक है, तो असत्य ही चुनने के लिए बोल रहे हैं, तो ये असत्य है, गलत है। कांसा कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जस्ता का मिलता था। नहीं, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन का मिलावट होता था, तो ये भी गलत है। बी नंबर, टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया था, ये सत्य है। तो इसमें बोल रहा है असत्य चुनने के लिए, तो 1 और 2 दोनों असत्य हैं, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो ये पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर है, ये ऊपर में पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से हड़प्पा स्थल धौलावीरा बसा हुआ है, तो कहाँ? गुजरात में। ये हड़प्पा स्थल और धौलावीरा जो बसा हुआ है, ये कहाँ पर बसा हुआ है? गुजरात में बसा हुआ है, ऑप्शन बी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा के नगर
बसा था, वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, क्या कितना धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। 16 में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन चयन करने के लिए बोल रहे हैं, 3 गो ऑप्शन दिया है। तो हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर था, यह सत्य है। सही कथन का बोल रहे हैं, सत्य है। धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था, ये भी अभी पढ़े, ये भी सत्य है। धौलावीरा को 3 भागों में बटा गया है। उसके बाद 3 नंबर में दिया है, धौलावीरा नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था। अभी हम पढ़े कि ये धौलावीरा नगर साबरमती नदी में, ये तो साबरमती नदी तो आया नहीं था इसमें, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 ही सत्य हैं। ठीक है, और ये तो पढ़ चुके हैं अभी ऊपर में, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा स्थल धौलावीरा निम्न में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ये कौन सा, लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन ए। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसका, कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, जहां पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजें का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। इस भंडारगिरी से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो कैसे हुआ, जंगलों का विनाश हो गया, तो यह भी कर सकता है, जंगलों का विनाश हो सकता है जिसके कारण अंत हुआ, तो यह भी सत्य है। उसके बाद शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो यह भी उसमें बताया गया, यह भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट होने का कारण यह भी हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो चुका होगा। अब उसके बाद कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, ये तो नहीं, सुखाड़ आ गई, ये हुआ था कि कुछ इलाकों में सुखाड़ हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद भूतात्विक परिवर्तन, ये भी था, सुखाड़ मतलब यही भूतात्विक परिवर्तन हो गया था जिसके कारण वहाँ पर क्या नष्ट हो गया, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन सी में। ठीक है, यह सब क्यों हुआ, इसका डिस्कस कर लेते हैं। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियों सूख गई थी। ठीक है, अभी बताए। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, ये बताए। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कुछ इलाकों में, सब इलाकों में, इन कारणों से यह नष्ट नहीं हो पाता कि किसी, ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ हो गया, ये हो सकता है, लेकिन ये भी अनुमान लगाया कि नहीं, ये इस कारण से नष्ट नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा हड़प्पा सभ्यता ही खत्म हो गया था एक ही बार, तो इसलिए ये भी अनुमान खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। मतलब पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका था। वहां पर जो भी लोग रहते थे वो क्या दूसरे क्षेत्र में छोटे बस्ती में जाकर के बस गए थे। ठीक है, तो ये अध्याय 3 खत्म हो चुका है। अब अध्याय 4 जो शुरू होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 4 को पूरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद, सबको जय हिंद।